हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है आदिकाल। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे आदिकाल पर और आदिकाल की जो संपूर्ण विशेषताएं हैं वो देखेंगे और उनके बारे में जितने भी प्रश्नोत्तर बनते हैं रचनाओं से संबंधित या जो भी उनको देखेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, हालांकि ये काफ़ी लंबा चल सकता है। तो आदिकाल का जो वीरगाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने और आदिकाल काल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल का जो काल है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत है, वो माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब नीचे देखते हैं, ग्रेसन ने इसको चारण काल कहा और इसका जो समय माना वो 700 से 1300 ईस्वी माना है। तो इन्होंने 1300 ईस्वी माना, तो ग्रेसन ने माना है ईस्वी और रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 1050 से 1375 रामचंद्र जी शुक्ल ने। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसके दो भाग किए हैं। राम कुमार वर्मा जी ने दो भाग किए हैं। पहला भाग किया उन्होंने 700 से 1000 विक्रम संवत, और ये इन्होंने किया संधि काल का। तो इन्होंने संधि काल का जो भाग किया कि 700 से 1000 विक्रम संवत तक ये संधि काल था उनके अनुसार, यानी उन्होंने संधि चारण काल नाम दिया था संयुक्त रूप से। तो संधि काल का उन्होंने 700 से 1000 विक्रम संवत। उसके बाद उन्होंने जो चारण काल है उसका दिया 1000 से 1375, यानी 1375 विक्रम संवत। ये इन्होंने चारण काल का समय दिया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कुल माना है वो 700 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। अब देखो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने दिया। तो वीरगाथा काल नाम देने का श्रेय है वो रामचंद्र शुक्ल को। आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल का आदिकाल नाम है वो किसने दिया? तो आदिकाल का आदिकाल नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम वीरगाथा काल दिया था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, यानी इसका नाम जो रखा वो आदिकाल रखा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो मिस्र बंधु हैं, उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया। तो मिस्र बंधु ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम बीज वपन काल किसने दिया? तो आदिकाल का नाम बीज वपन काल किसने दिया? तो बीज वपन काल है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया। अगला है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। नेक्स्ट है, आदिकाल का नाम चारण काल या चारण काल संधि काल किसने दिया? तो चारण काल नाम है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल का नाम चारण काल किसने दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल को कितने भागों में बांटा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल को कितने भागों में विभाजित किया? तो दो भागों में विभाजित किया। एक का नाम रखा संधि काल, दूसरे का नाम चारण काल, जो ऊपर हमने इसका विश्लेषण किया है। तो संधि काल और चारण काल। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों को आधार बनाकर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों को आधार बनाकर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया? तो वीरगाथा काल नाम दिया 12 ग्रंथों को आधार बनाकर। जो 12 ग्रंथ थे उनको आधार बनाकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। उसके बाद है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विचारक का नाम बताइए। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विचारक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विचारक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो है वो जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। आगे चलते हैं। विद्यापति पदावली किसकी रचना है? विद्यापति पदावली किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है, विद्यापति जी की रचना है। उसके बाद देखते हैं कीर्ति लता किसकी रचना है? तो कीर्ति लता भी विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आ रहा है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो कीर्ति पताका है वो विद्यापति की रचना है। अगली रचना है संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। अगली रचना हमारे सामने है परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जोइंदू की रचना है। जोइंदू की रचना का नाम परमात्म प्रकाश है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? सब परिचित हैं, तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। अगली रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा है वह धनपाल की रचना है। धनपाल की रचना का नाम भविष्यत कहा है। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु है स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, यानी रामायण, दूसरी रामायण। और कुछ विचारक स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। कुछ स्वयंभू को मानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बोधगान और दोहा किसकी रचना है? ये महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इस रचना का संकलन किया था, यानी जो सिद्ध साहित्य है उसका संकलन है एक तरह से। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसका संकलन किया। अब है अपने सामने प्रश्न उपस्थित होता है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो ग्रेसन ने पुष्प या पुंड कवि को माना है, कि ग्रेसन ने यह कहा कि कोई पुष्प नाम का कवि था या पुंड नाम का कवि था, वो हिंदी का पहला कवि था। मिश्र बंधु ने भी इसी बात को स्वीकार किया है कि पुष्प या पुंड कवि है वो हिंदी का पहला कवि है। तो ये पुष्प दंत भी हो सकता है, अधिकतर विचारक ये मानते हैं कि यह पुष्प दंत भी है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंद्रबरदाई को माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो चंद्रबरदाई है उनको मानते हैं। अब सर्वमान्य और जो सर्वसम्मत मत है वो ये है, राहुल संस्कृत्यान ने सैर-हैपा को प्रथम कवि माना है। तो ये जो सर्वमान्य है, राहुल संस्कृत्यान ने सैर-हैपा को प्रथम कवि माना। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो राहुल संस्कृत्यान ने जो माना है वही माना जाता है, और ये सर्वसम्मत है, यानी सब इस पर सहमत है। लेकिन आगे चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शीलभद्र सूरी को माना है। तो मूल रूप में अपने को एक ही बात याद रखनी है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो सर्वसम्मत रूप से सैर-हैपा को माना जाता है। लेकिन अनेक विचारकों के विचार हैं, तो वो भी देखते हैं। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शीलभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। शीलभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। अब रचनाओं को देखते हैं। तो रचनाएं हैं कथा सरित सागर, ये सोमदेव की रचना है। कथा सरित सागर है वो सोमदेव की रचना है। जीवनधर चंपू, ये हरिश्चंद्र नाम के कवि की रचना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है अभी। प्रसन्न राघव, ये जयदेव की रचना है। हमीर मदमर्दन,
ये जय सिंह सूरी की रचना है। हरिवंश पुराण स्वयंभू की रचना है। पाउर दोहा ये राम सिंह की रचना है, ये प्रसिद्ध रचना है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। जसर चरयू पुष्पदंत की रचना है। उसके बाद है अनायक कुमार चरयू, अनायक कुमार चरयू पुष्पदंत की रचना है। ये जैन रचनाएं हैं भाई, महापुराण, जसर चरयू और अनायक कुमार चरयू। योगसार है वो जोइंदू की रचना है। सावय धम दोहा, सावय धम दोहा देवसेन की रचना है। अगली रचना है जम्बू स्वामी रासा, जम्बू स्वामी रासा ये धर्मसूरी की रचना है। अगली है शब्दानुशासन है वो हेमचंद्र की रचना है और प्रसिद्ध रचना है शब्दानुशासन। देसी नाममाला हेमचंद्र की रचना है। तो हेमचंद्र की दो रचनाएं हैं, शब्दानुशासन और देसी नाम माला। अगला है श्रावकाचार है वो देवसेन की रचना है। काल ज्ञान है वो मत्स्येंद्र नाथ की रचना है, मत्स्येंद्र नाथ की रचना का नाम है। अकूल वीरतंत्र मत्स्येंद्र नाथ की रचना है और ये सिद्ध थे, नहीं सॉरी नाथ पंथ से के गुरु थे, नाथ पंथ के जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ। प्राण सांकली गोरखनाथ की रचना है। तो नाथ पंथ में जो सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी वो रचनाएं हैं वो गोरखनाथ ने लिखी थी। प्राण सांकली गोरखनाथ की रचना है। योग बीज है गोरखनाथ की रचना है। आत्मबोध है गोरखनाथ की रचना है। और तो गोरखनाथ की रचनाओं में प्राण सांकली, योग बीज, आत्मबोध प्रसिद्ध रूप से हम ले सकते हैं। वैसे तो 20-22 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन प्राण सांकली, योग बीज और आत्मबोध इन 3-4 रचनाओं को देखते हैं। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है, ये रासो साहित्य की है। योग मार्तंड गोरखनाथ की रचना है। प्रबंध चिंतामणि प्रसिद्ध रचना है और ये मेरुतुंग की रचना है। हमीर रासो, हमीर रासो के बारे में हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। ये अलग अलग रचनाएं पाई जाती हैं, तो 2-3 हमीर रासो हैं, उनमें से किसका है और क्या है देख। तो पहला हमीर रासो है वो ब्रह्मभट्ट का है। दूसरा हमीर रासो है वो जोधराज का है। और मूल रूप में एक बात कही जाए तो सर्वसिद्ध ये है कि हमीर रासो पाया ही नहीं गया, उपलब्ध ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक तरह से वर्णन हमें मिलता है हमीर रासो का। तो एक तो ब्रह्मभट्ट की रचना मानी जाती है, एक हमीर रासो है वो जोधराज की रचना मानी जाती है, और एक हमीर रासो है वो सारंगधर की रचना मानी जाती है। लेकिन मूल रूप में अगर हम प्रामाणिक रूप से माने तो हमीर रासो जो सारंगधर की है वही है, उसका भी वर्णन आगे करेंगे। संगत सिंह रासो ये मोस्ट है और ये गिरधर चारण की है, और एक बार फर्स्ट ग्रेड में इसको पूछा भी जा चुका है कि संगत सिंह रासो के रचनाकार कौन है, तो गिरधर चारण है। और ये उनमें सबसे अलग है, अलग रचना है और इसका ज़्यादा वर्णन भी नहीं देखने को मिलता है। बुद्धि रासो है वो जलन की रचना है, और ये जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। राम रासो है वो माधवदास की रचना है। खुमान रासो है दलपति विजय की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। सारंगधर पद्धति सारंगधर की रचना है, और इसी का लिखा हुआ हमीर रासो भी है। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध है वो सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। उसके बाद है कपूर मंजरी राजशेखर की रचना है। अब देखते हैं सिद्धू की भाषा। तो सिद्धू की भाषा है उसका नाम था संध्या भाषा, यानी सिद्धू की भाषा का नाम संध्या भाषा कहा गया है, यानी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्धू की संख्या कितनी थी? तो सिद्धू की संख्या 84 मानी जाती है। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न। वीर गीत शैली में लिखा गया रासो साहित्य है। तो वीर गीत शैली में रासो साहित्य का जो ग्रंथ लिखा गया है वो बिसलदेव रासो है। वीर गीत शैली में लिखा गया रासो साहित्य का ग्रंथ है, उसका नाम बिसलदेव रासो है। अगला है बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो बिसलदेव रासो एक प्रकार का वीरय काव्य है।
यानी वीरय काव्य की श्रेणी में आता है। आला उदल का चित्रण किस राष्ट्रीय साहित्य में किया गया है? आला और उदल दो वीर सेनापति कह सकते हैं, जो वीर योद्धा कह सकते हैं। तो परमाल रासों में उनकी वीरता का चित्रण किया गया है। परमाल रासों में उनकी वीरता का चित्रण किया है। परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासों का दूसरा नाम आला खंड है। ये जानकारी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, क्योंकि परमाल रासों का सिर्फ आला खंड ही प्राप्त हुआ है और इसीलिए इसका दूसरा नाम आला खंड भी रखा गया है। अगला है, आला उदल कहाँ के थे? तो आला उदल है वो महोबा के वीर सामंत थे। महोबा के वीर सामंतों का नाम आला उदल था। नेक्स्ट अपना है, विद्यापति पदावली की रचना का समय माना जाता है। तो विद्यापति पदावली की रचना का समय संवत 1460 के आसपास माना जाता है। संवत 1460 के आसपास विद्यापति पदावली की रचना का समय माना जाता है। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किसकी प्रशस्ति में की? विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किसकी प्रशस्ति में की, यानी एक तरह से प्रशंसा में की? तो राजा कीर्ति सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो जयदेव के गीत गोविंद का। तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है, जयमंक जस चंद्रिका। जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये मधुकर कवि की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो ये भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश है वो भट्ट केदार की रचना का नाम है। उसके बाद है अगला, ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा काव्य का नायक ढोला किसका पुत्र था? तो ये है कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था। तो कछवाहा वंश का राजा नल था, उसके पुत्र का नाम ढोला था। राजस्थानी का एक गौर काव्य किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी का गौर काव्य ढोला मारूरा दुहा को कहा जाता है। राजस्थानी का एक गौर काव्य किसे कहा जाता है? तो ढोला मारूरा दुहा को कहा जाता है। और ढोला मारू की दो नायिकाएं थी, एक मालवणी और दूसरी मारवणी। बिसल देवरासों में कितने खंड हैं? तो बिसल देवरासों में 4 खंड हैं। बिसल देवरासों में 4 खंड हैं। अगला है, बिसल देवरासों की नायिका का क्या नाम है? तो बिसल देवरासों की नायिका का नाम राजमती है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से किसने मानी है? रासक शब्द से। तो रासक शब्द से मानी है डॉक्टर दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारसा दासी जो हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं, फ्रेंच भाषा में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इन्होंने राजसूय से मानी है। राजसूय से। अगला है, नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो रासक शब्द से मानी है। रासक शब्द से मानी है नरोत्तम स्वामी ने। उसके बाद है, रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से किन किन विद्वानों ने मानी है? तो 2 विद्वान हैं, काशी प्रसाद जायसवाल तथा श्यामल दास ने। काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास ने रहस्य से मानी है। अगला है, विंध्येश्वरी पाठक व हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो राजयश से मानी है। राजयश से उन्होंने उत्पत्ति मानी है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो सर्व सुलभ प्रश्न है, चंद्रवरदाई ने की। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो ये 69 समय हैं। समय अध्याय को कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर रस है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक 6वें छंद का प्रयोग किया गया है। 6वें छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है। अगला है, ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज नाटक किसका लिखा हुआ है? तो ये सोमदेव का लिखा हुआ है। ललित विग्रह राज नाटक सोमदेव का लिखा हुआ है।
शिव सिंह सेंगर ने छप्पे छंद का राजा किसे कहा? शिव सिंह सेंगर ने छप्पे छंद का राजा चंद को कहा। अगला है, पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? तो पृथ्वीराज रासो को चंद के पुत्र जलहण ने पूरा किया। जलहण नाम था। आला गीत कब गाए जाते हैं? आला गीत कब गाए जाते हैं? आला और उदल वाला आला खंड का? तो बरसात में गाए जाते हैं। तो बरसात में गाए जाने वाले गीतों को आला गीत कहा जाता है। चंद बरदाई का बचपन का नाम क्या था? तो चंद बरदाई का बचपन का नाम बलिधर था। पृथ्वीराज रासो में कितने पृष्ठ हैं? तो पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ हैं। पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो का नायक है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय नायक है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है वो 12वीं शताब्दी की रचना है। विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन है? विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन है? तो नायक और नायिका राधा और कृष्ण है, यानी राधा नायिका और कृष्ण नायक हैं। अमीर खुसरो की किस प्रकार की रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो अमीर खुसरो की मुकरियां तथा है भाई पहेलियां प्रसिद्ध हैं। तो अमीर खुसरो की मुकरियां और पहेलियां प्रसिद्ध हैं। किस विचारक ने पृथ्वीराज रासो को जाली कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली कहा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक किसने घोषित किया? यानी अप्रमाणिक घोषित करने वालों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो सबसे पहले नाम आता है 1875 में डॉक्टर वूलर ने सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया। तो डॉक्टर वूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े समय का क्या नाम है? कन्नौज या कन्नौज युद्ध इसका नाम है। कन्नौज या कन्नौज युद्ध। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? पिंगल भाषा है। पिंगल भाषा है। पिंगल भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसमें ब्रज भाषा रूप के साथ साथ राजस्थानी बोलियों का मिश्रण होता है। वह भाषा रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों के साथ साथ ब्रज का भी मिश्रण होता है। अगला है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने रासो काव्य की प्रामाणिकता के बारे में क्या कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने रासो काव्य के प्रामाणिकता के बारे में क्या कहा? ये काव्य चारण भाटों की कल्पना मात्र है। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा भाई। अगला है, रासो काव्य के 65वें सर्ग में कितने रानियों का वर्णन है? 13 रानियों का वर्णन है, जिनमें 4 का विवाह स्वेच्छा से, बाकी का बलात्कार हुआ था। तेरह रानियों का वर्णन है, जिसमें 4 का विवाह स्वेच्छा से और बाकी का जो पुराने जमाने में एक तरह से यानी वीरता के साथ विवाह किया जाता था। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार की काव्य रचना माना है? तो मुक्तक काव्य रचना माना है। मुक्तक काव्य रचना माना है। मुक्तक काव्य रचना माना है। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार की काव्य रचना माना है? तो मुक्तक काव्य रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानने के साथ साथ पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानने के साथ साथ पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने सुख सुखी संवाद के रूप में मानी है। जिनमें ये शैली नहीं मिलती उन्हें प्रशिक्षित अंश माना जाना चाहिए, यानी जोड़ा हुआ अंश माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी कहा जाए, उस युग का जो प्रसिद्ध और महान साहित्य है वो पृथ्वीराज रासो ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रासो काव्य को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम बताइए। तो रासो काव्य को जो प्रमाणिक मानते हैं उनमें है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गिरिसन। तो इतने जो महान विचारक हैं, विद्वान हैं, ये रासो काव्य को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड,
डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गिरीशन। तो डॉक्टर नगेंद्र भी इसको क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर गिरीशन प्रमाणिक मानते हैं, और डॉक्टर कर्नल टाड हैं वो क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। तो अधिक संख्या में अगर देखा जाए तो इसको प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की एक लंबी फेरिस्त है, लंबी श्रृंखला है। अगला है रासो काव्य को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम बताइए। तो ये मुंशी देवी प्रसाद हैं और कविराज श्यामलदास, रामकुमार वर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर वूलर। तो मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, रामकुमार वर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर वूलर, इनको अप्रमाणिक मत। रासो काव्य को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम बताए। तो अर्ध प्रमाणिक कौन कौन विद्वान मानते हैं, इनका नाम देखते हैं हम। मुनि जीन विजय, मुनि जीन विजय हैं वो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहटा, ये जो विचारक हैं वो इस रासो काव्य को अप्रमाणिक मानते हैं, यानी पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य के कितने परंपरागत रूप हैं, तो चार रूपांतरण हैं। रासो काव्य का अर्थ जो है पृथ्वीराज रासो से लिया जा सकता है। बृहद रूपांतरण में कितने सर्ग हैं, तो बृहद रूपांतरण में 69 सर्ग हैं, 69 अध्याय हैं, यानी काफी बड़ा और विशाल काव्य है। बृहद रूपांतरण में 69 अध्याय हैं। बृहद रूपांतरण में कितने छंद हैं, अब अंदाजा लगाइए आप कि कितने छंद हैं। 16,306 छंद हैं, यानी 16,306 पद इसमें हैं। पदों की संख्या को एक तरह से छंद मान सकते हैं। तो बृहद रूपांतरण में 16,306 पद हैं। तो लिखने वाला वास्तव में जो भी हो महान था। पृथ्वीराज रासो के माध्यम से मध्यम रूपांतरण में कितने छंद था, इसको प्रकाशित किसने करवाया, तो मध्यम रूपांतरण में 7,000 छंद हैं और अगरचंद नाटा ने इसका प्रकाशन करवाया। अगरचंद नाटा है उसने इसका प्रकाशन करवाया था, अगरचंद नाटा है ने उसका प्रकाशन करवाया। पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतरण में कितने सर्ग हैं तथा इसको प्रकाशित किसने करवाया, तो लघु रूपांतरण में 19 सर्ग हैं, यानी 19 तो अध्याय हैं और 3500 छंद हैं और चंद्र सिंह ने इसको प्रकाशित करवाया, यानी चंद्र सिंह जी ने इसको प्रकाशित करवाया। तो इसमें 19 सर्ग हैं, 19 सर्ग और 3500 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो की लघुतम संस्करण की खोज किसने की, तो ये अगरचंद नाटा ने की। इसमें 1300 छंद हैं और इसका प्रकाशन भी अगरचंद नाटा ने करवाया, यानी इसका प्रकाशन है वो अगरचंद नाटा ने करवाया। और ये डॉक्टर दशरथ शर्मा तो इसको ही प्रमाणिक मानते हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो इसी खंड को क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद ने पृथ्वीराज रासो को कौन सी सदी का काव्य माना है, तो विक्रम संवत 1400 के आसपास का काव्य माना है। तो विक्रम संवत 1400 के आसपास का काव्य माना है। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो को कौन सी सदी का काव्य माना है, तो विक्रम संवत 1400 के आसपास का काव्य माना है। बिसलदेव रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो बिसलदेव रासो है उसके रचनाकार का नाम नरपति नाल है। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो की रचना की। उसके बाद है खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं। दलपति विजय हैं, उन्होंने खुमान रासो की रचना की। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है, तो चंदन बाला जो रास है उसके रचयिता आस्कू कवि हैं। आस्कू कवि का नाम है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है, विजयपाल रासो के रचनाकार नल्ल कवि हैं। नल्ल नाम के कवि हैं, उन्होंने विजयपाल रासो की रचना की। दोनों हमीर रासो, यानी हमीर रासो दो हैं, तो हमीर रासो के रचनाकार कौन हैं, तो एक के जोधराज माने जाते हैं और एक के सारंगधर माने जाते हैं और एक तीसरा जो लेखक है वो भी हमने ऊपर देखा था। तो हमीर रासो है
उनके रचनाकार जोधराज और सारंगधर है, लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से देखा जाए तो सारंगधर ही माने जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसे मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास नामक छंद से मानी है। रास नामक छंद है उससे मानी है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? तो ये उन्होंने बहुत ही बड़ी और अच्छी परिभाषा दी है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर नगेंद्र ने घटना कोश कहा है कि घटनाओं का एक खजाना है, घटना कोश का है, यानी पूरी की पूरी जो आदिकालीन घटना है वो सारी की सारी उनमें समाहित हैं, यानी 2500 पृष्ठों के अंदर ये विशाल काव्य है। पृथ्वीराज विजय नामक नाटक की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज विजय नामक नाटक है उसकी रचना जैनक ने की। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट और बहुत ही गजब का प्रश्न है, लगभग परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। आबू के अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति किस ग्रंथ में बताई गई है? कि आबू के अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति किस ग्रंथ में बताई गई है? तो ये पृथ्वीराज रासो में बताई गई है कि आबू का जो अग्निकुंड है उसमें से 4 क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति हुई, और ये जो वर्णन किया गया है वो पृथ्वीराज रासो में किया गया है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो और इस प्रकार से पूछा जाता है कि आबू के अग्निकुंड से यानी क्षत्रियों की उत्पत्ति बताने वाला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने दी, क्योंकि ये राजस्थान में अधिकारी थे और इनको जो पर्याप्त उस समय की जानकारी थी, और ये राजाओं महाराजाओं सामंतों से मिलते जुलते भी थे, और सामाजिक परिवेश की भी इनको काफ़ी हद तक जानकारी थी। तो और ये विशेष तौर से शिक्षित होने के कारण इन्होंने इस चीज़ को देखा और इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी। पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने दी। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? तो बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। तो स्वाभाविक जो अपने आप विकास करने वाला जो महाकाव्य है वो कहा, और महाकाव्य तो है वास्तव में, क्योंकि इतनी बड़ी रचना आदिकाल में जो प्राप्त हुई है वैसा काव्य प्राप्त होना शायद ही असंभव है। बाबू श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को किसकी संज्ञा दी? तो बाबू श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को किसकी संज्ञा दी? विशाल वीर काव्य की संज्ञा दी। विशाल वीर काव्य की उन्होंने संज्ञा दी है। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रास्ती किसने कहा? महाकाव्यात्मक त्रास्ती, त्रास्ती घटना का नाम है भी, त्रास्ती जो साहित्य में घटना को कहते हैं। तो महाकाव्यात्मक त्रास्ती है वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, यानी बहुत बड़ी महाकाव्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना कहा। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस काव्य की घटना है? कैमास वध किस काव्य की घटना है? तो कैमास वध है वो पृथ्वीराज रासो की घटना है। किस विद्वान ने पृथ्वीराज विजय नामक नाटक के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया? तो ये जो विद्वान थे इनको पृथ्वीराज विजय नामक एक नाटक मिला था कश्मीर से, तो ये थे डॉक्टर वूलर। तो डॉक्टर वूलर को जब पृथ्वीराज विजय नामक नाटक मिला तो पृथ्वीराज रासो को उन्होंने क्या कर दिया? अप्रमाणिक कह दिया। तो ये उनका निजी विचार था। आलाखंड किस रासो काव्य का एक खंड है? आलाखंड किस रासो काव्य का एक खंड है? तो आलाखंड है वो परमाल रासो का एक खंड है, और परमाल रासो का खंड है, और सिर्फ परमाल रासो का आलाखंड ही प्राप्त हुआ है। परमाल रासो का कौन सा खंड प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है आलाखंड ही प्राप्त हुआ है। आलाखंड में किसकी वीरता का वर्णन है? तो आला और उदल की वीरता का वर्णन है। अगला है, बिसलदेव रासो की कहानी किस पर आधारित है? तो बिसलदेव रासो की कहानी परमार भोज की पुत्री राजमती तथा बिसलदेव तृतीय, ये बिसलदेव तृतीय के
विवाह वियोग और पुनर्मिलन पर आधारित है। विवाह वियोग, विवाह होता है, वियोग होता है और पुनर्मिलन होता है, उस पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो का समय कितना है, तो यानी अनुमानित समय मानते हैं इसको कि कब से कब तक लिखा गया था। तो ये संवत 1225 से 1249 के मध्य लिखा गया। संवत 1225 से 1249 के मध्य ये विशाल काव्य है वो लिखा गया था और इससे महान काव्य की रचना हुई। पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य किसने कहा? महाकाव्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य नहीं माना है। पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य किसने नहीं माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नहीं माना है। पृथ्वीराज रासो में महाकवि चंद ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो इसमें देखो दो मत हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि 68 छंदों का प्रयोग किया है और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 72 छंदों का प्रयोग किया है। 72 प्रकार के छंद इसमें काम में लिए गए हैं। तो कुछ 68 प्रकार के छंदों का वर्णन देते हैं। श्यामल दास के अनुसार पृथ्वीराज के मुख्य पाठ का क्या नाम था? तो श्यामल दास के अनुसार पृथ्वीराज के मुख्य पाठ का नाम पृथ्वी भट्ट था, न कि चंद्रबरदाई। अब ये श्यामल दास का उनका कथन है कि वो क्या मानते हैं, ये पृथ्वी भट्ट को मानते हैं न कि चंद्रबरदाई को। तो चंद्रबरदाई का नाम ही हो सकता है पृथ्वी भट्ट हो। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका। कोई त्रुटि हो तो कमेंट में सूचित करें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। आपका बहुत बहुत आभार।